आज के प्रशिक्षण सत्र में मैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इसका जो अध्याय 5 है, चैप्टर नंबर 5, जो अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में है, इस पे मैं आपसे बातचीत करूंगा। धारा 41 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। यह आपको अधिकार देती है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किन किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तारी के लिए क्या क्या शर्तें हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। धारा 41 में यह दिया गया है कि एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट और विदाउट ए वारंट में अरेस्ट एनी पर्सन। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको बिना मैजिस्ट्रेट की आज्ञा और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उसमें इसके लिए हमने एक एक्रोनिम बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं कोप्सेडेरा, कोप्सोडेरा, COPSODERA। अब मैं इनका अर्थ हर एक का बताऊंगा। पहले इसको सिप्सोडेरा पढ़ाया जाता था, जो PTC PTS में RTC में उसको कहते थे सिप्सोडेरा, कि इन परिस्थितियों में आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं जो इन परिस्थितियों के अंतर्गत अरेस्ट करने योग्य है, और ये प्रत्येक पुलिस अधिकारी को ये शक्ति प्राप्त थी। अब इसको हमने बना दिया है कोप्सोडेरा। C सबसे पहला है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, तो उसको वह गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञेय अपराध के साथ ही और भी इसमें कई, अगर सस्पिशन भी है, कोई शक है कि ये व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर सकता है या उसने ऑलरेडी कोई संज्ञेय अपराध किया हुआ है, इसमें दो कैटेगरी बना दी गई हैं। कुछ संज्ञेय अपराध ऐसे हैं जिसमें सजा 7 वर्ष तक की है। जो 7 वर्ष से कम की सजा वाले केसेस हैं उसके लिए अरेस्ट किया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उसमें भी अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला उसमें आ जाता है कि अगर वो पुलिस ऑफिसर को ये विश्वास है कि वह व्यक्ति भाग सकता है, उसको पेश करने में परेशानी होगी, या वह विवेचना में सहयोग नहीं करेगा, या वो एविडेंस जो साक्ष्य हैं उनको टेम्पर करने की कोशिश करेगा, वो गवाहों को तोड़ने की कोशिश करेगा, इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से, या किसी भी प्रकार से इस प्रकार का वो कार्य करेगा जिससे इन्वेस्टिगेशन में और आगे केस के प्रोसिक्यूशन में बाधा आएगी। तो इस प्रकार के जब भी वो कृत्य करता है तो ऐसी परिस्थिति में उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है, चाहे वह अपराध 7 वर्ष से कम का दंडनीय हो। और इसमें अगर अरेस्ट करते हैं तब भी आपको कारण दर्शाने होंगे। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, विवेचक को ये लिखना होगा कि वह क्यों उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, या क्यों नहीं करना चाहता। दोनों परिस्थितियों में ही द रीजन्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ये केस डायरी में आने चाहिए, GD में आने चाहिए, और उसके बाद ही गिरफ्तारी करने या ना करने का निर्णय लिया जाना चाहिए। 7 वर्ष से कम सजा वाले केसेस में अरेस्ट करने के लिए या ना करने के लिए जो उसमें रीजन्स रिकॉर्ड करने हैं, उसके लिए एक रूलिंग आई थी, हेमा मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ UP। हेमा मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2014 में आई। उसमें ये तय किया गया कि कोई भी इस तरह का डिसीजन लेने से पहले उसमें रीजन्स आर टू बी रिकॉर्डेड कि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं। सिप्सोडेरा जो पढ़ाया जाता था उसमें सबसे पहला मैंने बताया कॉग्निजेबल ऑफेंस यदि किया हो या रीजनेबल सस्पिशन हो तो उनमें किस कंडीशंस में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद आता था कि यदि कोई पर्सन रात्रि में कोई इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग लेके घूम रहा है, यानी आला नकब, किसी का घर तोड़ने के लिए कोई इस प्रकार का कोई औजार लेकर घूम रहा है जिससे लगता है कि ये चोरी कर सकता है, नकबजनी कर सकता है, तब उसको पकड़ लेते थे बिना वारंट के। ये पुलिस अधिकारी के पास ये शक्ति थी। लेकिन इसको क्रिमिनल लॉ जो ये इसमें चेंजेस आए हैं, तो CRPC में जो अमेंडमेंट किए गए 2008 में, तो इसको चेंज कर दिया गया
इसमें से अब ये इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग को हटा दिया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओ। ओ है ऑब्स्ट्रक्शन टू पुलिस ऑफिसर इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटीज़। अगर कोई पुलिस अधिकारी को उसका कर्तव्य करने से रोकता है, जैसा आपने देखा होगा कि कई बार पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति का चालान कर रहा है, अब वहाँ अनावश्यक कोई तीसरा आदमी आकर कहता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, इसको छोड़ दीजिए, या उसके काम में बाधा डालने की कोशिश करता है, अनाप शनाप बोलता है, तो ये सब इस कैटेगरी में आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन करने में आ जाएगा। वो उसके कार्य करने में बाधा डाल रहा है। या और भी कहीं अगर कोई पुलिस अधिकारी मौका मुआयना कर रहा है, कोई क्राइम के सीन का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वहाँ नक्शा नज़री बना रहा है, और कोई व्यक्ति वहाँ अचानक विरोध करने लगे या उसको रोकने लगे, तब भी ये उसके कार्य में बाधा की श्रेणी में आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही इसी में ऑब्स्ट्रक्शन में एक और आता है कि यदि कोई लॉफुल कस्टडी से कोई प्रिजनर भागने की कोशिश करता है, किसी को गिरफ्तार किया गया है, अब वो गिरफ्तारी से बचने के लिए वो छुड़ाकर भागने लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। या अगर वो अटेम्प्ट भी करता है, उससे भागने की कोशिश करता, तो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना किसी वारंट के की जा सकती है। तो कोप्सो डेरा में मैंने सी बताया कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अगर उसमें 7 वर्ष की सज़ा से कम है, तब भी उसको ये रीज़न रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो भी लिखना होगा। यदि 7 साल से अधिक सज़ा वाला केस है और उसमें आईओ ये मुतमईन है कि अपराध हुआ है, फलां अपराधी ने यह अपराध किया है, तब उसको गिरफ्तार करेगा। तो ये ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के लिए ओ यूज़ हुआ है। उसके बाद आ जाता है पी। नेक्स्ट है पी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। यदि कोई कोर्ट से उद्घोषित, इस कोड के तहत यानी सीआरपीसी के तहत अगर किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया है, घोषित अपराधी है, या राज्य सरकार द्वारा उसको घोषित अपराधी किया गया, या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा उसको अपराधी घोषित किया गया है, तब उसकी गिरफ्तारी बिना किसी वारंट, बिना किसी मजिस्ट्रेट की आज्ञा के किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा की जा सकती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा कि हमारे पास जो शक्तियां हैं किसी भी पुलिस अधिकारी के पास कि कब गिरफ्तारी करेंगे, तो उसमें मैंने एक्रोनिम बताया है कोप्सो डेरा। तो स्कॉप के बारे में बता चुका हूँ। सी में कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित है जो गिरफ्तारियाँ होंगी। ओ में जो पुलिस ऑफिसर के ऊपर है, ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गिरफ्तारी करना चाहते हैं, उसका सेटिस्फेक्शन क्या है, क्या वह अरेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अपराधी के बारे में जो जानकारी है उसके पास, क्या वह कोर्ट में हाजिर होता रहेगा, क्या वो किसी को इंड्यूसमेंट या थ्रेट देकर टेम्पर करने की कोशिश करेगा एविडेंसेस को, या वह व्यक्ति जिसको पहले अपराध किया है, क्या वो फिर से तो अपराध में लिप्त नहीं हो जाएगा, कोई नया अपराध कर देगा। इसके लिए हम पिछला उसका अपराध का जो इतिहास है वो भी देख सकते हैं। वो एक वैलिड आधार है गिरफ्तारी का। अगर कोई बार बार रिपीट ऑफेंडर है तो उसको गिरफ्तारी करने का पर्याप्त कारण बनता है कि ये फिर से अपराध में लिप्त हो सकता है, क्योंकि इसने पूर्व में भी बहुत सारे अपराध किए हैं। उसके बाद हम आते हैं कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। उसमें मैंने बताया कि कोड के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को पलायित अपराधी घोषित किया गया है, जैसे 82 सीआरपीसी के अंतर्गत 82 की जो कार्रवाई बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की, उसमें यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही, तब कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करती है कि उसको पलायित अपराधी घोषित कर दें, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दें। ये धारा 82 के तहत होता है। और ये जब प्रोक्लेमेशन जारी हो सकता है, जैसे ही प्रोक्लेमेशन जारी होता है, इसके लिए हम डुगडुगी पिटवाते हैं। गांव में जहां वो रहता है या शहर में जिस भी जगह निवास स्थान है, उसके आसपास ये मुनादी कराते हैं कि इस व्यक्ति को कोर्ट के आदेश के द्वारा एक उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है, इसने फलां फलां अपराध किया है और जिससे ये भागा हुआ है, ये आईओ के पास नहीं आ रहा, थाने पर नहीं आ रहा, और एक अमुक तारीख तक, इस निश्चित दिनांक तक, इस समय तक इसको मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में या पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश हो जाना है। यदि उस डेट तक वो पेश नहीं होता
तब उसके विरुद्ध एक नया अपराध भी सृजित हो जाता है जिसमें एफआईआर कराई जा सकती है। तो 82 का जिसने अपराध किया, 82 में जो उसका उल्लंघन कर रहा है उसके विरुद्ध एक अपराध सृजित हो जाता है, और 82 की कार्रवाई जिसके खिलाफ होगी उसको कोई भी पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट की आज्ञा के गिरफ्तार कर सकता है। तो ये है 82 की कार्रवाई, इसमें ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में। इसके बाद हम 83 की कार्रवाई कुर्की की करते हैं। ये आगे वो अधिकार बना रहता है, चाहे वो रिवॉर्डेड क्रिमिनल हो जाए तो उसको इस उद्घोषणा के आधार पर बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। अगला आता है SO। एस से बनता है स्टोलन प्रॉपर्टी। तो यदि रीजनेबल सस्पिशन है पुलिस अधिकारी का कि ये किसी के पास स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी कि चुराई हुई संपत्ति या लूट की, डकैती की संपत्ति, हम इसे उर्दू के जो शब्द इस्तेमाल करते हैं पुलिस में, उसमें माल मसरूका, माल मगरूता, ये टर्म यूज़ की जाती हैं। यदि किसी के पास माल मगरूता है, माल मसरूका है, तो उसकी रिकवरी भी कर सकता है, और साथ ही ऐसे व्यक्ति जिसके कब्जे में वो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसकी गिरफ्तारी बिना किसी वारंट के और बिना किसी मजिस्ट्रेट की आज्ञा के की जा सकती है। कॉप्सो में अब आएगा ओ का मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि ऑब्स्ट्रक्शन टू पुलिस ऑफिसर। अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी के लॉफुल एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी में बाधा डालता है, किसी को अपना कार्य करने से रोकता है, तब वह अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके लिए बिना किसी वारंट के उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि यदि कोई नक्शा नजरी बना रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या क्राइम रोकने के लिए कोई चेकिंग कर रहे हैं, तो ऐसे मामले में कभी भी पुलिस अधिकारी से उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि वह अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा है। उसके लिए उसको आदेशित किया गया है कि क्राइम को रोकने की उसकी जिम्मेदारी है। उसके लिए कई बार वो प्रोएक्टिव होकर पुलिस की ड्यूटियां करता है, कई बार जो अपराध हो जाते हैं उन अपराधियों को पकड़ने के लिए ड्यूटी करता है। तो मेरी जनता के सभी वर्गों से अपील है कि कृपया ऐसे में पुलिस अधिकारी का सहयोग करें, और जो व्यक्ति कानून की निगाह में उसकी गिरफ्तारी होने योग्य है तो उसकी गिरफ्तारी करने में मदद भी करें, और ये कानूनन भी ये ज़रूरी है। तो इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन करने पर गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही कोई व्यक्ति अगर लॉफुल कस्टडी से, अगर किसी पुलिस अधिकारी ने कस्टडी में रखा हुआ है किसी व्यक्ति को और कानूनन उसकी गिरफ्तारी की गई है, तब वह अगर भागने का प्रयास करता है या भाग जाता है तो ऐसे व्यक्ति की भी गिरफ्तारी बिना किसी वारंट के और बिना किसी मजिस्ट्रेट की आज्ञा के की जा सकती है। कॉप्सो के बाद अब आएगा डेरा। कॉप्सो डेरा मैंने बताया था, तो उसमें आता डी यूज होता है डेजर्टर के लिए। कौन से डेजर्टर? अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो यूनियन गवर्नमेंट की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी, अन्य असम राइफल्स, तो इस तरह की जितनी भी फोर्सेस हैं जो आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन है, इसमें स्टेट का नहीं लिखा हुआ। जैसे स्टेट की हमारे यहाँ पीएसी है, पीएसी का जवान अगर उसमें जाता है उसके लिए अलग से प्रावधान है, लेकिन वो इसमें कवर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का, जो यूनियन गवर्नमेंट की आर्म फोर्सेस हैं, उसका कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, वो वहाँ से डेजर्ट कर जाता है, भाग जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भगोड़ा घोषित हो जाता है, तो उसके लिए हमें सूचना आती रहती है थाने पर। हर एक यूनिट से जब भी कोई व्यक्ति फरार हो जाता है, भगोड़ा हो जाता है, उसके बारे में सूचना थानों पर भेजी जाती है एसपी के माध्यम से। तो हमें पता चल जाता है, हमारी पास लिस्ट रहती है कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो आर्म फोर्सेस से भगोड़ा की श्रेणी में आते हैं। तब हम उनको, ये सभी पुलिस कर्मचारियों को इसमें सर्कुलेट करते रहते हैं, और उसमें अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है और वो मिल जाता है जिसके बारे में आपको पता कि वो डेजर्टर है, तब उसकी गिरफ्तारी बिना किसी वारंट के और बिना किसी मजिस्ट्रेट की आज्ञा के की जा सकती है। और ऐसा करने के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक सेना का जवान है, हो सकता है उसकी क्या परिस्थिति रही, कई बार छुट्टियों पर आते हैं, वो ओवर स्टे कर जाते हैं, उनको कई बार सूचना नहीं होती, या कोई और उनके घर में आकस्मिक परिस्थिति हो सकती है। अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसमें विनम्रतापूर्वक उनको बता दिया जाए कि इस तरह की सूचना मिली है, इसलिए हम आए हैं। कहीं भी अरेस्ट के दौरान ये किसी भी व्यक्ति से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।
जहां अरेस्ट का विरोध होता है वहीं केवल आप रीजनेबल फोर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वो भी संतुलित बल होना चाहिए, जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं किसी को एप्रीहेंड करने में, अरेस्ट करने में, अगर वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन सेना का जवान है तो उसके साथ आपको एक विशेष आपको ट्रीटमेंट देना होगा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हथकड़ी लगा दें या हवालात में डाल दें, ये सब नहीं करना चाहिए। उनको ले जाकर उसके बाद जैसे ही एप्रीहेंड किया जाता है, जो नज़दीकी आपकी जो भी डिफेंस फोर्सेस की जो आर्मी की यूनिट है या अन्य किसी आर्म फोर्स की यूनिट सबसे नज़दीक है, वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर को ये बता देना चाहिए कि इस प्रकार से एक व्यक्ति जो डेजर्टर घोषित था, हमने उसको पकड़ा है, और उनको हैंडओवर कर दिया जाता है लिखा पढ़ी में। उसके बाद आगे की कार्रवाई उसमें सेना के अधिकारी करते हैं। कोप्सो डेरा में अगला शब्द आता ई। ई का जो एक्सटेंशन है वो है एक्स्ट्राडिशन, यानी इसका अर्थ है कि ये जो क्लॉज है किससे संबंधित है? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी से। कई देशों से हमारी प्रत्यर्पण संधि है। कोई ऐसा अपराध जो बाहर, इंडिया से बाहर किया गया है, किसी देश में किया गया है, और यहाँ भारत में वह आईपीसी या अन्य किसी भी एक्ट के तहत वो अपराध की श्रेणी में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट और बिना किसी मजिस्ट्रेट की आज्ञा के। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि हमारी उस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि होनी चाहिए। अगर हमें रीजनेबल सस्पिशन है किसी के बारे में, या कोई सूचना प्राप्त होती है कि ऐसा व्यक्ति है जो बाहर अपराध करके आया है, तो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी कोई भी पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के कर सकता है। कोप्सो डेरा में अब हम पहुंच गए हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बाद आर पर। आर की फुल फॉर्म होगी रिलीज्ड कन्विक्ट। कई सारे ऐसे अभियुक्त होते हैं, जब सज़ा उनको सुनाई जाती है तो उसी समय अगर जज को ये लगता है कि इनका सज़ा पूरी करने के बाद, जेल से छूटने के बाद जब ये अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो लगातार इन पर सतत निगरानी होनी आवश्यक है। तो ये कंडीशन लगा दी जाती है कि वो जहाँ भी रहेंगे, जहाँ उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस रहेगा, वहाँ के बारे में वो जो भी नियम राज्य सरकार ने बनाए उनके अनुसार थाने पर सूचित करना होगा या कोर्ट में सूचित करना होगा। यदि वो उस पते से, अपने रेजिडेंस से कहीं इधर उधर जाते हैं, उसकी भी सूचना देने का कंडीशन लगाई जा सकती है। तो ये जो कंडीशंस लगाई जाती हैं 356 सीआरपीसी में दिया गया है, और उसमें जो क्लॉज नंबर 5 है, सब क्लॉज इसका, उसमें अगर उल्लंघन करता है कोई भी व्यक्ति, जो कंडीशंस लगाई गई हैं उसको बताया गया है कि वो अपना एड्रेस के बारे में बताएगा, जब जाएगा तब बताएगा। अगर उसका उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति की भी गिरफ्तारी बिना किसी वारंट, बिना किसी मजिस्ट्रेट के आज्ञा के की जा सकती है। तो ये हो जाएगा आर फॉर रिलीज्ड कन्विक्ट। कोप्सो डेरा में अब हमारा अंतिम सोपान आ गया है ए। ए का अर्थ है अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो किससे? बाय सम पुलिस ऑफिसर। थानों में आपने देखा होगा कि कोई अपराधी अगर अन्य थाना क्षेत्र में रहता है, बार बार वहाँ पर आईओ या थानाध्यक्ष उसको पकड़ने के लिए नहीं जा सकता। इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, पूरा रीजनेबल सस्पिशन है, या उसका विश्वास हो गया कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी है, और उसको गिरफ्तार करने के लिए वह उसके लिए अधिकृत भी है। जैसे मैंने बताया कि 7 साल से कम सज़ा वाले मामले, 7 साल से ज़्यादा सज़ा वाले मामले, उसमें ये लिखना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तारी, जो कम वाले मामले हैं 7 साल से कम के, उसमें लिखना होगा कि क्यों गिरफ्तारी करनी है और क्यों नहीं करनी। तो गिरफ्तारी अगर करनी है, या ऐसे मामले जो 7 साल से ज़्यादा के सज़ा योग्य हैं उनमें गिरफ्तारी करनी ही है, तब ऐसे मामलों में वो एक अरेस्ट मेमो जारी कर सकते हैं, जिसे हुक्म तहरीरी बोलते हैं। जो गिरफ्तारी के लिए हुक्म तहरीरी है, जो एक एसओ से दूसरे एसओ के लिए, जो एक थाना प्रभारी से दूसरे थाना प्रभारी को जाती है, और वो वहाँ पर नोट कर लेते हैं कि किस व्यक्ति को पकड़ना है। जिसके हल्के या बीट में वह रहता है, उसका फिर अधिकार बनता है कि वो बिना किसी वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट की आज्ञा के, केवल इस हुक्म तहरीर के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लें। तो ये मैंने बताए हैं आपको धारा 41 सीआरपीसी का भाग 1 खंड 1 के बारे में बताया है, जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से संबंधित और कई सारे मामले हैं, जिसमें हमने बताया कोप्सो डेरा एक्रोनिम बताया, इसको याद कर लीजिए। और ये हर एक पुलिस कांस्टेबल से लेकर उच्चाधिकारी तक इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी धारा में, जो धारा 41 का जो खंड 2 है,
उसमें दिया गया है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो असंज्ञेय अपराध है, उसमें कोई गिरफ्तारी बिना किसी मजिस्ट्रेट के आज्ञा के नहीं होगी। तो कब गिरफ्तारी करेंगे, कब गिरफ्तारी नहीं करेंगे, इसके बारे में ये धारा 41 CRPC सेक्शन 41 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ये बड़े विस्तार से बताता है। इसका कृपया अध्ययन कर लें, जिससे कि गिरफ्तारी करने में कोई भी इस प्रकार की आपको कहीं कहन सुनन ना हो कि ये आपने गलत कर ली या आपने की है तो क्यों की है। इस बात का आप जवाब दे सकें, क्योंकि गिरफ्तारी एक बहुत ही संवेदनशील इशू है। और इससे आपको पता चल गया होगा कि एक पुलिस के कांस्टेबल से लेकर उच्चाधिकारी तक कितनी बड़ी ये शक्ति दी गई है कि आप इन आधार पर, जो कोप्सो डेरा के आधार है, इन पर आप बिना किसी वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के आज्ञा के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण इसमें कई बार आते हैं। इसमें काफ़ी सारे कोर्ट की रूलिंग्स भी आई हैं, उनका भी आप अध्ययन कर लें। और समय समय पर लॉ में चेंजेस होते रहते हैं। ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसलिए अपने आप को आप बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें पता रखने के लिए कृपया जो भी अमेंडमेंट्स होते रहते हैं उन पर भी ध्यान रखेंगे। और जो मैंने बातें बताई हैं, ये बेसिक्स बताए हैं, इनका ध्यान रखते हुए किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।